अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, बजट 2021 और 22 में कौन कौन से ऐसे टैक्स कवानीन हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनमें क्या मसाइल हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? और टैक्स कल्चर को फ़रोग देने के लिए हुकूमती इक़दामात कहाँ तक मौसर हैं और क्या होना चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद निसार साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। अगर हम बात करें कि एक एमनेस्टी चल रही है डेवलपर एंड बिल्डर्स के हवाले से 100D के 100 सेक्शन 100D के अंदर, अगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसको आसान किया जाए तो मेरा ख्याल है कि जो लो लेवल पे जो लोग हैं और जो जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो सोसाइटीज़ वाले हैं, वो भी उसको जो है ना ईज़िली जो है ना अवेल कर सकेंगे। जिस तरह पहले भी एमनेस्टीज़ गवर्नमेंट ने दी थी और वो अनकंडीशनल थी, उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक जो है ना रेवेन्यू जनरेट हुआ था और लोगों ने अपनी मतलब है कि काफ़ी जो है ना उसको मनी ट्रेल उसमें लेके आए थे बिजनेस के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि 38B के हवाले से एक सेक्शन है जिसमें एक अनड्यू जो है ना छापे मारे जाते हैं जब कलेक्शन जो है ना की जाती है टैक्स की, और उसमें अगर कोई कमी हो तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने एक FBR ने टारगेट अचीव करने के लिए कमीशनर्स हज़रात को एक टारगेट दिया होता है कि जी जो है ना ये टारगेट अचीव होने चाहिए। उसमें अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो एक हरासमेंट है टैक्स पेयर के हवाले से। अगर उसको कहीं ना कहीं हद तक उस पर नज़रसानी की जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो है ना लोग जो ईज़िली जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, तो उस पर एक बर्डन कम आएगा और लोग हरासमेंट होने से बचेंगे। टैक्स के हवाले से अगर बात करें, लॉज तो अवेलेबल हैं बट उनमें कहीं न कहीं हद तक इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। तो बहरहाल मेरी ये मतलब है कि गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि कोरोना के हवाले से एक आवाम को एक मुकम्मल तौर पे एक हकीकी मायनों में एक बजट वो पेश किया जाए जो कि आवाम दोस्त हो। तो मेरी पुरजोर अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि आप एक 2021 का एक ऐसा बजट पेश कर दें जो आम आवाम के लिए हो और जो पिछली तमाम जो हुकूमतें हैं जो ऐसा बजट नहीं पेश कर सकी उनका रिकॉर्ड टूट जाए। तो और आने वाली नस्लें भी जो हैं जब वो ये यानी कि हिस्ट्री बनेगी तो वो हिस्ट्री में ये लिखा जाए कि 2021 में एक ऐसा अवामी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे जिन्होंने एक आम आवाम के लिए बजट तैयार किया और उसको पेश किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि टैक्स रेट्स इनकम टैक्स में भी और सेल्स टैक्स में भी कम किए जाएं ताकि हर आदमी टैक्स को बआसानी उसको जमा करवाए। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि टैक्स पेयर की तादाद को बढ़ाया जाए क्योंकि मुशर्रफ साहब के बाद कोई भी प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ। तो देखें कि आप 15 साल हो गए उस सर्वे को, तो ज़ाहिर है कि एक इंतहाई ज़रूरी है कि एक ऐसा सर्वे किया जाए क्योंकि 15 सालों में कितने बिजनेस ऐड हुए होंगे। तो NTN की तादाद, नंबर्स की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी रियल में एक बिज़नेस जितने ऐड हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर सर्वे हो। तीसरा मैं पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि अपने खर्चों को मज़ीद कम करें ताकि जब तक हमारे यानी कि आमदन कलेक्शन टैक्स की और एक्सपेंस बराबर नहीं हो जाएंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता या हमारी आमदन ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो मेरी पुरजोर अपील है इमरान खान साहब से कि वो कवानीन बनाते वक्त जो टैक्स की अपनी बॉडीज़ हैं और इनको भी शामिल किया जाए ताकि वो अपनी सजेशन वो भी अपनी पेश करें। हमारा बैंकिंग सेक्टर टोटली डिस्टर्ब हो रहा है हमारी इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर, जिसमें हम लोन तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फंड्स हैं, फंड्स कहाँ से आने हैं और डिस्पर्स कहाँ होने, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है और हमारी दूसरी चीज़ों का बहुत बड़ा किरदार है। और वी आर होपफुल कि हम जो है ना इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे। वक्त तो लगेगा इंशाल्लाह,
और जो क्या कहते हैं मगर जो है हमारी जो गवर्नर स्टेट बैंक है, अभी उन्होंने जो नया एक्ट किया है रोशन डिजिटल अकाउंट, ये बड़ा अप्रिशिएटेबल एक्ट है जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इसको जो काफ़ी अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो हमारा लोकल डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है, हम जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है वो टोटली मफलूज है और जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर और हमारे लोकल बिजनेसमैन के ऊपर कि हमारी ट्रांजैक्शंस डिस्टर्ब हो रही हैं और हमारे जो बैंक अकाउंट्स में मसले मसाइल आ रहे हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी काफ़ी चीज़ें अनाउंस की जाएँ और चीज़ों को मैनेज किया जाए। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, हुकूमत को पौने 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक इस हुकूमत का नारा था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो बजट आए हैं और जो आने वाला है, क्या आप उससे मुतमिन है और क्या होना चाहिए आगे? देखिए जी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है ना, इस पर हुकूमत काम कर भी रही है और उसको मज़ीद काफ़ी सारा काम करना है। इस मरतबा हमारा दर्जा बंदी में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में पाकिस्तान 12 दर्जे बेहतर पोजीशन पर आया है इस दफ़ा ठीक है। और उससे नज़र आ रहा है कि हुकूमत की नीयत और उसकी डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली टैक्स लॉज की मैं बात करूँगा, टैक्स लॉज में बहुत सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। आपने बड़े मुश्किल किस्म की टैक्स रिटर्नें, सेल्स टैक्स रिटर्नें और एक कस्टम के कवानीन डिफ़िकल्ट है लोगों को समझने के लिए, इनको आसान बनाने की ज़रूरत है ताकि लोग इस तरफ राग़िब हो सकें। अभी तो हुकूमत को चाहिए कि रिटर्न जैसे इनकम टैक्स की है, मेरे ख्याल में ये रिटर्न एक अच्छा खासा क्वालिफाइड आदमी बड़ी मुश्किल से भरता है। तो एक ऐसा ताजर जो एक छोटी सी दुकान पे बैठा है, उससे सिर्फ सिंगल पे रिटर्न क्यों नहीं ले लेते? कैटेगरीज बन सकती है ज़रूरत इनकी। क्या है? मैं तो सर ये बता रहा हूँ कि रिटर्न होनी सिंपल चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए। आपकी बात ठीक है, 3-4 कैटेगरीज बनाए कंपनियाँ, उनकी भी टर्नओवर बेसिस हो। जिसकी टर्नओवर 1 बिलियन प्लस है उसके लिए डिफरेंट रिटर्न हो, जिसकी कम है उसकी रिटर्न डिफरेंट हो। और ये देखिए, आप कारोबारी लोग आगे ही खर्चों से तंग हैं, वो आगे शिकायत करते हैं कि मुनाफे नहीं रहे। तो अगर हम उनके ऊपर इस तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें डालेंगे तो कोई बंदा आने को तैयार ही नहीं होगा इस तरह। जी उमर साहब, ये 3-4 साल में हम देखा है जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी, वो उनके टैक्स स्लैब थे सैलरी पर्सन के दूसरे, वो बहुत ऊपर कर गए थे। अब फिर कभी नीचे होते हैं कभी ऊपर होते हैं। आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो आने वाले बजट में ये सैलरी के रेट हैं 12 लाख पे रहने चाहिए उन इनकम पे, या फिर वो 4 लाख पे 6 लाख पे? आप क्या समझते हैं बेहतर किस तरफ है? देखिए, हुकूमत को सैलरी वालों का स्लैब तो मिनिमम मेरे ख्याल में 12 लाख होना चाहिए एग्जम्पशन के लिए, या अगर ज़्यादा हुकूमत को प्रॉब्लम तो 8 लाख तक ले जाएं इसको। लेकिन दूसरी जो बात है, सैलरी के रेट्स कम कर दें। इस वक्त जो सैलरी का अपर स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम से कम भी 50% रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर मैं तो इस अगले बजट में चाहूँगा कि हुकूमत ये तनख्वाहदार तबके की भी अश्क सोई करे थोड़ी। टैक्स कवानीन जितने भी हैं, वैसे उमर साहब कॉम्प्लिकेटेड तो इसलिए बनाया जाता है ना लोगों को समझ ना आए। अगर लोगों को ये कानून समझ आ जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2016 में, ये तमाम कवानीन उर्दू में किए जाएँ ताकि लोगों को समझ आ सके। लेकिन हमारी तो उर्दू भी इतनी आसान नहीं है समझना, उसको भी आसान नहीं है। उसकी लैंग्वेज जो हम देखते हैं उर्दू में, वो भी आसान से नहीं लगती। फिर किस तरह हो सकते हैं जो लोगों को समझ आ सके भाई इस कानून के तहत मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है? सर, आसानी का मतलब ये नहीं है मीडियम ऑफ लैंग्वेज नहीं है, उर्दू या इंग्लिश नहीं है। ठीक है। आसानी का मतलब ये है कि उसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन मांगी जाए। उसमें ये नहीं जिस तरह एक रिटर्न के अंदर अलाउबल डिडक्शन, इनएडमिसिबल अलाउंसेस फलाने, ये इस तरह की बजाय जो ख़ास तौर पर 5 लाख से नीचे जिसकी आमदन है उसके लिए एक फ़र्क रिटर्न होनी चाहिए। जिसकी 20 लाख तक आमदन है उसकी भी सिंपल होनी चाहिए रिटर्न, ताकि लोगों को रिटर्न भरने में दुश्वारी है। बात मीडियम ऑफ इंग्लिश की नहीं टैक्स है। निज़ाम में सबसे ज़्यादा 2 ही मिसाल है, रिटर्न का और दूसरा ऑडिट का। जी जी, आप दोनों से इत्तेफाक करते हैं, दोनों से दुरुस्त है? नहीं जी नहीं, दोनों का निज़ाम गलत है इस वक्त। रिटर्न का भी निज़ाम गलत है, रिटर्न का निज़ाम सादा होना चाहिए। ऑडिट का तो हुकूमत बैठ के देखे ऑडिट से उनको फ़ायदा कितना हुआ है। ऑडिट बेसिकली पाकिस्तान में उस तरह इम्पोज ही नहीं किया गया। यहाँ तो वो ऑडिट भी जैसे कि 2015 के केसेस भी जो ऑडिट में सिलेक्शन है आपकी फील्ड फॉर्मेशन ने वो नहीं ख़त्म कर सके। ऑडिट का निज़ाम तो इंतहाई नाकस है पाकिस्तान में। बेसिकली जो सेल्फ असेसमेंट निज़ाम होता है उसकी जो क्रक्स होती है या उसकी सपोर्ट लेवल होती है वो ऑडिट के निज़ाम से आती है। मामून निसार साहब, आपको भी कोई 15-20 साल इस फील्ड में हो गए हैं, आप बाहर से पढ़ गए हैं। हमारे जो टैक्स निज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है, सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको दूर करने की? मैं उमर भाई की बात बड़े गौर से सुन रहा था। टैक्स लॉज की जो डिफ़िकल्टी की बात इन्होंने की ना, उसमें मैं कुछ हद तक इनसे एग्री करता हूँ।
मैं बड़ी माजरत के साथ डिसएग्री इसलिए करूंगा कि हम टैक्स लॉज की या प्रोसीजर की जो इन्होंने बता रहे हैं कि रिटर्न को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए ताकि उसका जो कारोबारी तबका है जो है ना, मैं सिर्फ एग्जांपल आमतौर पे देता हूँ। यहाँ पे हमारा कोई कारोबारी भाई बैठा नहीं हुआ, हमारा ये कारोबारी जो है ना, पाकिस्तान का कारोबारी जो है, वो अपने बच्चे को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता है नेट कैश देकर। ठीक है। यूरोप का कोई बासी, अमेरिका का कोई बासी मुझे दिखा दे वो नेट कैश देके बता रहा है वो सब लोन्स पे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटियों की फीस 35, 37, 38, 40 साल, 50 साल की उम्र तक जाके पे ऑफ करते हैं लोन यूनिवर्सिटियों का, कमाकर, वो अपने कमाकर। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा अमीर तबका, जो कि छोटी परसेंटेज है, मैं सारी नहीं कह रहा, हम उसी कारोबारी तबके की बात कर रहे हैं जी। जो टैक्स नेट में है, जो अपने बच्चे को महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा है। चले चले महंगी में नहीं पढ़ा रहा, कोई ऐसा पाकिस्तान में स्टूडेंट लोन के तौर पर स्टूडेंट्स को कोई फैसिलिटी दी नहीं है। नहीं। इसका मतलब है कैश पे पढ़ाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सर मैं वसूख से कहता हूँ, मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ पिछले 9-8 साल से, तो मैं खुद कर रहा हूँ वाले साहब की निगरानी के बगैर। जी जी। उससे पहले बचपन में वाले साहब किया करते थे, हम भी देखते थे। तो मैंने जिस तरह यहाँ पे ग्रो होते देखा कारोबारियों को, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं 8 साल यूके भी रहा हूँ, ठीक है। मैं उधर पढ़ा भी, मैंने उधर रिटर्न भी फाइल की, और आज भी वहां जो मेरे क्लाइंट्स थे, बिजनेस यहाँ ग्रो करता है सर यहाँ पर ग्रोथ फिनोमिनल है। ठीक है। यहाँ पर जो बंदा किसी जमाने में मैं छोड़ के गया, उसको 2003, 4, 5 में वीटन रोड पे दुकान है, उसने फैक्ट्री डाली है जौहर टाउन के पास, बेदिया रोड के पास, मुल्तान रोड के पास, उसने डाली है फैक्ट्री, ठीक है। और बड़े वसूख से कहा कि हाँ डाली है, जिसने मेहनत की है और उसका राइट है। मगर ये कहना, एक अंगूठा छाप सर शख्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है कनाडा के अंदर, ठीक है। क्या वो उसके लिए एक्सपोर्ट के लॉज या प्रोसीजर समझना आसान है? वो समझता है, जब उसका मकसद है वो समझता है। प्रॉब्लम क्या है सर, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें टैक्स कल्चर को प्रमोट करना है। मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा इसकी अहमियत करूंगा कि जहां पर आप खोलते हैं ना बॉक्स, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग हो चुकी हुई है, जहां पर वो अपना टर्नओवर लिख रहा है ना कि मैंने साल में 35 लाख कमाया है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न उसको ऑप्शंस कम देना शुरू कर दे कि अब आपने जो फिल करना है वो कम बॉक्सेस करने हैं, आपने एक्सपेंसेस देने हैं। ये एक एल्गोरिथम बना दिया जाए जो कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जिस तरह वो उसके ऊपर जाता रहे, इनकम जाते मेरे रहे, अभी भी सर जो हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मैं उनको असिस्ट करता हूँ, यूके की रिटर्न्स फाइल करता हूँ। CT 600 कंपनी की रिटर्न होती है यूके की, वो अगर मैं सिर्फ उसके पोर्टल से बैठ के करूँ ना, सो मैं 2.5 से पौने 3 घंटे में सिर्फ वो रिटर्न फाइल करता हूँ। और मैं वहां पे काफी साल काम करके आया हूं। अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर उसके साथ लिंक हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर हमारी आईआरएस की जो रिटर्न है, एफबीआर की प्रपोजल की बात हम कर रहे हैं ना, अगर तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके साथ हमारी इस रिटर्न को सिंक होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड हो एफबीआर के पोर्टल पे हो, हम वहां पर अपनी वर्किंग करें, ऑटोमेटिकली रिटर्न में फाइलिंग हो जाया करे। जहां तक आसानियों की बात है, आसानी का ये हमें होना चाहिए सर। सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना टैक्स पेयर का, बिजनेसमैन का, वो ये कहता ये है कि सर मैं फलां बंदे को माल लेना वा, वो तो रजिस्टर्ड नहीं, वो तो मौजा मार रहे थे, मैंने तुसी पा दें। भाई हमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडनिंग, एक आपको याद होगा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एक बनाया गया था, यूनिट बनाए गए थे BTB, और उन्होंने उसके बाद अब वो जोन में कर दिया। अगर शायद उसी को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता ना, तो जगह जगह पर जाकर आप यही कहते ना सिर्फ कि भाई आप इसका जो है ना खुदा के वास्ते रजिस्टर हो जाओ, NTN अपना लगाओ। क्या हमारे मुल्क में 181 जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले करना है अपना वो NTN नंबर, जी जी, ये कानून यहाँ पे नहीं बन सकता सर? इसमें बना था, इसमें बना था, एनफोर्समेंट भी हुई थी, जगह जगह जाके पेनल्टीज और फाइन्स भी हुए हैं किसी जमाने में। मसला सिर्फ ये है सर, हमारा प्रॉब्लम एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर उमर भाई बैठे हैं ना, इन्होंने कोई पॉलिसी लगाई है, जैसे ये सीट से जाएंगे ना, तो मैं सीट पे आऊंगा तो मैं कहूंगा पॉलिसी बदल जाएगी, मैं बनावा ना बनावा वो ही खत्म कर देगा। इसका मतलब जो आज तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजारतें बदलती आ रही है, इसलिए कोई बेहतरी की तरफ नहीं। हम लोग यही नहीं तयन कर पाते कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, और अच्छी चीज को हमने
लेके चलना है। तो जो अच्छी चीज को अगर लेके चलें, जिस तरह ये अभी और भाई के मैं इनकी बात से ये बात की है कि टैक्स लॉस में डिफिकल्टी, तो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जी जिसका टर्नओवर कम है वो 35 लाख रुपए डाल रहे, 40 लाख रुपए डाल रहे, 50 लाख से कम, उसके लिए ऑप्शन ही कम, बटन्स कम खोल दें ताकि आसान हो जाए। उमर इकबाल खान साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। हर दफा ना दावे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, हम रिफंड्स दे रही है हुकूमत, जब भी आती है हम रिफंड दे रहे हैं लोगों को। ताजिर बरादरी एक सरापा एहतजाज होती है, उनके रिफंड्स नहीं मिलते, कारोबार बंद हो जाते हैं, इंडस्ट्री बंद हो जाती है। आप कहाँ तक इससे मुतमिन है रिफंड्स के निज़ाम से? जो अब तो ई निज़ाम भी, उन्होंने ई रिफंड्स निज़ाम भी कर दिया है, आप मुतमिन है इससे, या इसमें भी बजट में बेहतरी लाने की ज़रूरत है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, देखिए सर, रिफ़ंड का निज़ाम जो है ना, पाकिस्तान में एक ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन है जो मेरा 40 साल से तो चली आ रही है, कभी भी सुधर नहीं सकी। दो तरह के रिफ़ंड हैं। इनकम टैक्स के रिफ़ंड्स की जब हम बात करते हैं, वो तो महकमा इनकम टैक्स गुनाह के मुतरादिफ समझता है, वो तो रिफ़ंड मिलता ही नहीं किसी को। मैं तो कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ इतना झूठ बोला जाता है, वो बिल्कुल ठीक उनकी पॉलिसी है, उनके विजन्स बिल्कुल क्लियर हैं, पर ब्यूरोक्रेसी उनको बिल्कुल चीट करती है। हमारे एफबीआर के अफसरान ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी आप सबको रिफंड्स दे कोरोना के पीरियड में, इन्होंने अपने पास ही एक निज़ाम के अंदर मुश्काफ़ी डाल दी कि जी ऑनलाइन जो वेरीफाई होगा। कहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था ऑनलाइन वेरीफाई होगा? अब देखें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। सेक्शन 153 और 154 के रिफंड्स की टैक्स का खाली ऑनलाइन होता है। जितना मेरा बिजली के बिलों पर कटता है, जितना बैंक्स काटते हैं, जितना मेरा 233 में कटता है, 234 में कटता है, वो सारा कटता ऑनलाइन ही है। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसके डाटे को कंसोलिडेट नहीं किया हुआ। इन्होंने वो सारे के सारे मेरे रिफंड्स जो हैं वो डिसअलाउ कर दिए। और उसके बाद क्या है, जो जेन्युइन रिफंड्स हैं, मैं अब माजरत के साथ कहता हूँ, इस वक्त महकमे में कोई जेन्युइन रिफंड के लिए भी बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है और बड़े अनएथिकल किस्म की, अनएथिकल सर। अब तो वो खमसा की बातें शुरू हो गई हैं कि जी 20% से, मतलब कि जहाँ पर आपने किसी को एफबीआर में अप्रोच करना है वो उससे भी डबल हो जाना है। तो मेरे बराए मेहरबानी, एक तो टीवी पर झूठे दावे ना करें, रिफ़ंड देते कोई नहीं है। जितना हम ख्वार हो रहे हैं अपने टैक्स पेयर्स के हाथों, जो ये कहते हैं कि जी रिफ़ंड मिल रहे हैं और आप लेकर नहीं दे रहे। मैं आपको बिल्कुल एक इंतहाई ज़िम्मेदार अफसर की, जो लाहौर का सबसे बड़ा अफसर है, उसने मेरे सामने कहा कि जनाब मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, बोर्ड ने मुझे मना कर दिया है कि 2020 के अलावा कोई रिफ़ंड एंटरटेन ही नहीं करना। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ आपको कि उससे बड़ा अफसर लाहौर में नहीं है। एडजस्टमेंट भी नहीं करते। और सर मैं आपको बताऊं, अब एक नई, यानी कि एडजस्टमेंट के लिए तो एक नई शर्त लगा दी गई है। उसके अंदर 122(5) के नोटिस से लोगों की रिटर्न्स अमेंड करनी शुरू कर दी है उन्होंने कि जी रिफंड आप पहले सारा वही रिफंड के वेरिफिकेशन प्रोसीजर से गुजरें, जो फिर वही खमसा की तरफ जाता है। मकसद ये है कि ये, या हम तो कहते हैं कि एटलीस्ट टीवी पर बुलंद बांग दावे ना करें। रिफंड हैं सेल्स टैक्स के, जिसके अंदर वो आप वाली बात है, इसको मैं फसाद का निज़ाम कहता हूँ कि आप इसको सिंगल स्टेज करके रिफंड्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दें। आप क्यों इनपुट और आउटपुट हमें करते हैं हर वक्त? उसमें फिर ब्यूरोक्रेसी की जेबें हमें ग्रीजिंग करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हुकूमत को एक नेगेटिव फिगर दी जाती है। मतलब इससे क्या है कि हुकूमत को कहा जाता है जी हमारी 5000 बिलियन की कलेक्शन हो गई है। ये नहीं बताया जाता कि इसमें 550 बिलियन जो रिफंड है वो पेंडिंग है। इनफैक्ट द ग्रॉस कलेक्शन बताई जाती है, नेट कलेक्शन तो आपकी 4550 की हुई है। यकीन करें कि जो टैक्स पेयर्स हैं इस वक्त, उनको तो हमने, वज़ीर-ए-आज़म उनको मुस्ने पाकिस्तान कहते हैं और ब्यूरोक्रेसी उनको लटा देती है, बिल्कुल ही उनको टैक्स चोर कहती है। आप मुझे बताइए कौन सी हम निज़ाम चला रहे हैं? आपके कितने % लिटरेसी रेट है कंप्यूटर की? आपने सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आप कहते हैं ना आसानी ना पैदा, कितने बंदे यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेट है? 23% टोटल, 23% अवाम है जो कंप्यूटर लिटरेट है, वो भी जिनके वो सरकारी इदारों में जो काम कर रहे हैं। सर बात यह है कि उनके अलावा आपने बाकी के 73 या 77% लोगों को भी पाबंद किया कि आपने टैक्स की रिटर्न कंप्यूटर के थ्रू देनी है। पहले तो रिटर्न लें, सिंगल पेज रिटर्न ले लें,
जिसमें आपकी सेल हो माइनस करके उसके अंदर एक्सपेंसेस और एक फिगर आपकी टैक्स की हो, उसके बाद ऑडिट का निज़ाम है ना। अगर आपने उस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट के निज़ाम को मजबूत करें अपने, आप उसको मजबूत करते नहीं है, सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना शॉर्टकट ढूंढती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। ऑडिट के थ्रू तो कलेक्शन ही साल की 50 अरब नहीं है, तो या फिर ऑडिट अबॉलिश कर दें, ऑडिट अबॉलिश कर दें। अगर इसी तरह रखना है ना आपने, ये जो आप फसाद का निज़ाम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस में तो जेबें ही गर्म होनी है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। रिफंड का निजाम हुकूमत ने एक एफटीओ का दायरा बनाया, वो भी मुझे सर कोई उनकी बात नहीं मानता, कोलैप्स कर चुका है रिफंड। वर्क होता है डिपार्टमेंट सर इंतकामी कार्रवाई होती है उसके बाद। आज एफटीओ डायरेक्शन देता है, मैं आप एफटीओ की बात करें, आई कैन गिव यू, मेरे पास, मैं हाई कोर्ट के केसेस की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दी, मेरे साथ ही 3 साल खुल गए, उसके बाद ऑडिट के खोल दिए गए, कानूनी तौर पर अदालत ने हुक्म दे दिया रिफंड आप ले लें, ले आपका ऑडिट खुल गया। हाँ, साथ ही वो उस साल के नहीं, उसके अलावा भी 3 सालों का खुल जाता है। इसका मतलब ये ऑडिट की भी जरूरत नहीं है, हक मांगना वो जुर्म बन जाता है। ये आप मोहम्मद निसार साहब, क्योंकि वेल्थ होल्डिंग की जो टैक्सेस की डेफिनेशन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है, वो कहते हैं जब लगाया जाता है जब कोई एमरजेंसी मुल्क में आ जाए तो फिर वेल्थ होल्डिंग की सूरत में टैक्स वसूल करके फिर ख़त्म कर दिया जाता है, जो खुलासे ही हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क में तो विद होल्डिंग टैक्सेस शुरू हुए और अब 85% विद होल्डिंग टैक्स वसूल की जा रही है। क्या ये विद होल्डिंग टैक्स का निज़ाम है जो हमारा, ये दुरुस्त है? दूसरा ये जो टैक्स, जो विद होल्डिंग टैक्स होता है, क्या वो हुकूमती ख़जाने में पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता? यूवी भाई, ये अब आपने जैसे बात की, ये जिस तरह आप ब्यूरोक्रेसी की उमर भाई बात कर रहे थे, अब मुझे बताएं इस सारे निज़ाम में, विद होल्डिंग टैक्स के निज़ाम में, बताएं ब्यूरोक्रेसी किधर खड़ी है? उसकी तो कोई मेहनत नहीं है, ये तो उसका क्या रीज़न क्या रह गया उस सीट पे बैठने का? वो जो सैलरियाँ ले रहे हैं वो क्या जस्टिफिकेशन है? इन्होंने भी सेल टैक्स की रिफ़ंड की बात की है। आप बताएं मुझे कि पहले मैं सेल टैक्स का रिफ़ंड रिटर्न में डिटरमिन करता हूँ, जी, उसके बाद मैं अपना पूरा ऑडिट कराता हूँ, रिफंड डिटरमिन कराने के बाद, ऑडिट कराने के बाद मैं उसको अलाउ करवाता हूँ, कमिश्नर से अप्रूव करवाता हूँ, फिर वो पहले वो बॉन्ड बनता था और वो नोट बनता था, नोट के ज़रिए आपको क्रेडिट वो इशू हो जाता था। अब वो सेल टैक्स रिफंड बैंक में ट्रांसफ़र होता है, पहले वो पे ऑर्डर वगैरह के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद सर मज़ेदार कहानी ये कि आइसिंग ऑन द केक मैं उसको कहता हूँ कि फिर एक यूनिट बना दिया गया पोस्ट रिफंड ऑडिट। मतलब जब मैंने रिफंड कराया उस वक्त जो मैंने चीजें दी थी वो मैंने सारी बदतमीजी की थी, बकवास की थी। अब मैं फिर से रिफंड को चेक कराऊंगा, एक नई एक्सरसाइज जिसका नाम होगा पोस्ट रिफंड, रिफंड मिलने के बाद का ऑडिट। तो ये जो बात उमर भाई ने की है, ये बात सोचने वाली है। हमारे सारे जो तबकात हैं, जो टैक्स से रिलेटेड जितने लोग हैं, हमारी मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी, कि आपने मजाक बनाया हुआ है। देखें, जो जेन्युइन बंदा, बिजनेसमैन का जो पैसा स्टक होता है ना, वर्किंग कैपिटल, वो इन रिफंड्स में होता है। फिर वो रेडी होता है, वो कहता है कि ठीक है यार मैं फिर पैसे दे देता हूँ, जिसकी वजह से ये करप्शन आपको होती है, जिसकी वजह से फिर आपको एफटीओ जैसे इदारे बनाने पड़ते हैं। वैसे मैं मोहम्मद साहब, जैसे मैं विद होल्डिंग टैक्सेस की बात कर रहा था, जी, ये पैसा हुकूमत खजाने में जाता कि नहीं? अगर वो तमाम ऑडिट भी छोड़ दिए जाए, जी, सिर्फ इसके विद होल्डिंग के ऑडिट कर लिए जाए, तो मेरे ख्याल में तो सर ऑडिट कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात देखिए, जरा उमर भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, कर कौन रहा है ऑडिट? बैठा कौन हुआ है उधर? जो बैठा हुआ है, एक मुहावरा होता है ना अंग्रेजी में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मशीन जो मर्जी लगा दें, जब उसके अंदर ही आप जो डालेंगे वही गंद बाहर निकलेगा। अब इस वक्त जो ऑडिट की जो कह रहे थे ना सूरत हाल, सेल्फ असेसमेंट स्कीम में अभी हम बात कर रहे थे कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडिट। ठीक है। अब ऑडिट का निजाम इस वक्त वो चल रहा है 2015 के केसेस, क्योंकि 30 जून को 2015 टाइम बार्ड हो जाएगा लिमिटेशन, तो 2015 पे फोकस किया हुआ है। ठीक है। अमेंडमेंट जो बजट में बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है, वो ये है कि शो कॉज नोटिस देने के बाद या फर्स्ट नोटिस देने के बाद कानून के जरिए टाइम लिमिटेशन सेट हो जाए कि असेसिंग ऑफिसर इसके बाद नोटिस नहीं डाल सकता, क्योंकि सर एक नोटिस के बाद ना काम शुरू होता है जो मैं जिसको समझता हूं माफिया डॉन्स का। माजरत के साथ, मैं ये आपको पता है, मैं ब्यूरोक्रेट को बैठ जाए मैं उसके मुंह पे कहूंगा। अच्छा, ये डिपार्टमेंट के वो है, ये डॉन्स है ना सर। जी। फिर फोन, अब आपने क्या कर दिया, आपने रिटर्न के ऊपर नंबर दे दिया। आपने नंबर दिया तो एक मोबाइल नंबर से फोन जाता है, बजाय कि सरकारी महकमे के नंबर से फोन जाए, 99 के नंबर से फोन जाए, मोबाइल से फोन जाता है, मैं फलां सर्कल का फलां इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं,
आपका नोटिस पेंडिंग है, वकील भेजें, आए जी। फिर हमें सुपरसीड किस तरह किया जाता है? हमारी पावर ऑफ अटर्नीज होने के बावजूद ताड़ा वकील केस खराब कर देगा ताड़ा। तो फंसवा देगा, तो साढ़े ना मिल लो आगे। आप बताएं। और मैं प्रैक्टिकली, यूबी भाई, प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि प्रोफेशनली चला जाए, मैं प्रैक्टिकली उस कॉल रिकॉर्डिंग के साथ क्लाइंट के साथ 2-3 दफा चीफ कमिश्नर साहब के पास पेश हुआ हूं कि सर ये आपके इंस्पेक्टर ने बात की है। उसको कमरे में बुलाया गया है और उसने कमरे के बाहर निकल के मुझे कहा है कि मैं देख लांगा तेनू। अच्छा, तो ये नॉर्मल की हम रूटीन में फेस कर रहे हैं। अफसरशाही है जो वो डिपार्टमेंट से सर, जब तक ये खत्म नहीं ब्यूरोक्रेसी होगी, जो है टैक्स ना, कल्चर या टैक्स निजाम में बेहतरी तो मुमकिन नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी, जो उस वक्त तक नहीं सही हो सकती जब तक आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लेके आएंगे। ठीक है। ऑडिट के अंदर जो बंदा बैठा हो, वो सर्टिफाइड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो बंदा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स फील्ड से उसका कोई ताल्लुक हो, एनफोर्समेंट के अंदर कोई वकील बैठा हो जिसको पता हो कि मैंने किस लॉ को फॉलो करते हुए कब बैंक अटैच करना है, नहीं करना, एक नोटिस आया नहीं आया। सर जाके मादत के साथ हमें इजाजत नहीं है फेडरल बिल्डिंग में जाके कैमरे ऑन करें। मेरा दिल चाहता है कि मैं लाइव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लूं फेसबुक पे और दिखाऊं कि एफबीआर में फाइलें पड़ी किस तरह हुई हैं। हम जो लेटर्स और एनेक्स्चर्स लगाते हैं इनके वो बोरियों में बंद होके ऐसे करके पड़ी हुई हैं ऊपर। ये चेक कोई नहीं करता, इसका मतलब रिटर्न भी कोई नहीं पड़ता होना है। ये रिटर्न भी आ गई तो वो आ गई। अफसरशाही कल्चर सर जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक, अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में बड़ी एपिसोड हुई अफसरशाही कल्चर के ऊपर। मैं एक चीज मानता हूं, या तो हमारा वाह ना पड़ता हो ब्यूरोक्रेसी से, जो सुबह शाम ब्यूरोक्रेट्स की ऑफिसेज में ऐसे झुक के सलाम करता है ना, उसको ना बताओ कि ब्यूरोक्रेट कितना सही और कितना गलत है। सही बात है, इसमें रोजाना फेस हमें पता है, हमें पता है कि उसका ऑफिसर, उनको क्या पता है, हमें ये भी पता है, उनको कितना नॉलेज है, हमें ये भी पता है। मामूर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ज़ाहिद रिजवी साहब। आप साबिक सूबाई निगरान वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, पैटर्न लाहौर टैक्स बार है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। ज़ाहिद रिजवी साहब अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, बजट आने वाला है, जून के दूसरे हफ्ते में बजट की तवक्को है, ईद के बाद बजट की आमद होगी। आप क्या समझते हैं इस बजट में हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो वक्त की भी ज़रूरत है और कोरोना की सूरत में बिजनेस एक्टिविटी भी फ़रोग पा सकें? मैं शौकत तरीन साहब को बहुत पुराना जानता हूँ। ये बेसिकली बैंकर है और इनके ताल्लुकात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे इन्होंने अपने पहले बयान में भी कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि निगोशिएट करूँ, क्योंकि आजकल कोरोना के दिनों में हर चीज़ में, बिजली, पानी, इन चीज़ों में कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं, इनको कम से कम IMF को निगोशिएट करके उसको स्टेबल करूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने कही है, जो कि बयान में आई है, कि मैं पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको और सियासी लोगों को, इन लोगों को, क्योंकि इनका सबका फाइनेंस से ताल्लुक़ होता है, फाइनेंशियल अपकीप से, तो इन सब को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा ताकि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के इन सारी जो तरजीहात हैं और जो ग्रोथ को बढ़ाने का है, इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर हो। तो ये इनके बहुत अच्छे इक़दाम हैं और मैं इनको बहुत वेलकम कर। टैक्स लगाने से ज़्यादा 2-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट। FBR जो है उसके यहाँ सिस्टम वही पुराने चल रहे हैं, तो इनको इम्प्रूव करने के लिए, और कोरोना की वजह से जैसे कंपनीज़ ने बहुत और सब लोगों ने झटका खाया सिवाय फार्मास्यूटिकल या फूड वालों ने, चंद लोगों ने, तो इसलिए इनको चाहिए कि कोई इंसेंटिव दें और लोगों को दें, कहें कि हम आपका कोई ऑडिट, कोई चीज़ नहीं करेंगे अगर आप अपनी डिक्लेयर्ड इनकम से 5% अबव करेंगे। इससे उनको महकमे में भी जाना नहीं पड़ेगा और वो जो बर्डन का जिसका जिक्र आपने अपने बयान में भी किया है वो भी नहीं होगा। और जो ये इनकम टैक्स वालों की, और ये जिस तरह कमिश्नर अपील्स जो हैं, ये इन उल्टे सीधे असेसमेंट्स पे 5%, 10% पे स्टे दे देते हैं और फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इस सारी तकलीफ़ों को आपको अगले साल में मद्देनज़र रखना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसेंटिव दें कि आप 5% दे दें तो आपको कोई तंग नहीं किया जाएगा
क्योंकि 5% भी उनसे मांगना जो है ज़्यादती है, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो लोग और मुसीबतों से बचने के लिए और महकमे ना जाने की वजह से मेरा ख्याल है इसको सजेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। और दूसरी मेरी एक और आपसे है कि आप 2-4 चीज़ें मेरे सजेशंस हैं जो आपको अगर अपनी तकरीर में शामिल करें। एक तो आप रिटर्न ऑफ लोन का लोगों को इनविटेशन दें। और रिटर्न ऑफ लोन का ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो चैरिटेबल और उसमें इन्वेस्टमेंट भी करती हैं और फार्मास्यूटिकल हैं, आप एक रिटर्न ऑफ द लोन अकाउंट रखें और लोगों से भी बताएं कि भाई पर पर्सन इतना आता है, अगर आप लोग इसमें वापस करेंगे तो वो पैसा जो है वो जमा करके हम रिटर्न सिर्फ और लोन में जाएंगे, गवर्नमेंट की कोई खर्चे या एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो जब आप ये इंसेंटिव देंगे तो हमारे यहाँ जिस तरह चैरिटीज़ में उसमें बहुत कुछ देते हैं, तो बहुत से लोग विल कम फॉरवर्ड एंड पे इनटू दैट अकाउंट। लेकिन वो अकाउंट गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहिए कि उससे रिटर्न ऑफ लोन होगा और किसी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद बैंकर रहे हैं, आजकल बैंकर्स को समझाएं कि वो अपने इतने इतने प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनको कुछ ख्याल उन लोगों को भी करना चाहिए जो आजकल जिनके यहाँ बिजनेसेस बंद हुए हैं लेकिन फिर भी वो उनके लोन्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम उनको 1 महीने का 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वेव करना चाहिए। क्योंकि शेयर होल्डर्स के साथ आखिर वो शेयर होल्डर्स भी जो हैं उन्हीं डिपॉजिटर्स या उन्हीं लोगों के सर पे जो बोरो करते हैं फिर कमाई होती है। तो कुछ रिलीफ इनको जो लोन वाले हैं उनको भी देना चाहिए। जी ज़ियाद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उमर इकबाल खान साहब, ब्रेक से जाने से पहले फिर आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। 148 सेक्शन है जीएसओ मैन्युफैक्चरर के लिए, इंपोर्ट के लिए, वो क्या मसाइल हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इस बजट में जो पूरा साल गुजरा है कौन कौन से ऐसे कवानीन थे जो तकलीफ दे रहे थे सबके लिए। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब। सर आपका सवाल इंपोर्ट्स के रिलेटेड है। जी जी। देखिए 2 तरह के इंपोर्टर हैं, एक कमर्शियल इंपोर्टर है और एक मैन्युफैक्चरर्स हैं। पिछले सालों में कमर्शियल इंपोर्टर्स पहले फाइनल में होते थे टैक्स में, बड़ा मुतालबा था जी फाइनल टैक्सेशन को ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने एक स्पिन लिया, फाइनल को ख़त्म भी कर दिया और साथ उसको मिनिमम भी कर दिया। उससे फिर वही जो पहले आप बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का इख्तियार दुगना कर दिया। पहले तो चलो एक बंदा ज़्यादा टैक्स देता था, वो फुल एंड फाइनल होता था, उसके ऊपर अफसर का कोई इख्तियार नहीं होता था। अब मिनिमम करने का वो बेचारा अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा है, अपना हिसाब किताब भी दे रहा है और ज़्यादा रेट का टैक्स भी कटवा रहा है। ये जुल्म है। ये दो बातें ना करें, या इसको दोबारा फाइनल टैक्स रजीम की तरफ ले जाएं, मिनिमम टैक्स रजीम को वैसे खत्म होना चाहिए। इसको एक अगर आपने मिनिमम टैक्स रजीम रखनी भी है तो 1% से ज़्यादा किसी भी सेक्टर पर नहीं होना चाहिए। इसको यूनिफॉर्म कर दें। ठीक है। ये ना करें कि चूँकि आपकी सारी वही वाली बात है कि विद होल्डिंग की ज़रूरत ही है, वो विद होल्डिंग के थ्रू सारी कलेक्शन हो रही है, तो अफसर शाही को तो आसानी मिल गई है कि विद होल्डिंग टैक्स लगाते जाते हैं, वो सारी कलेक्शन में आती जा रही है। मौजूदा हालात में हम हमारे मुल्क में जो करंट खसारा और जीडीपी को आप किस तरह देख रहे हैं? सर इस बजट आने वाला है, ये मई है, जून में बजट आ जाना है। इस हुकूमत को अगर बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ना, मैं इमरान खान को फुल मार्क्स देता हूँ कि उसने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया। वो तो जब इंपोर्ट कम हुई नहीं सर ये भी बात नहीं। ये देखिए जिसका जो जाना है उसने इंपोर्ट कम नहीं है। इस साल भी $53 बिलियन की आ रही है। असल जो उसके इकदाम है 3 इकदाम हैं। एक तो उसने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू जो फॉरेन पाकिस्तानी ओवरसीज़ है ना, उनको जो हम रेमिटेंसेस का निज़ाम बैंकिंग के थ्रू लाए हैं ना, उससे वो रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं। फिर दूसरा एक्सपोर्ट आपकी ये मुसलसल 7वां महीना है 2011 के बाद कि आपकी एक्सपोर्ट $2.25 अरब की हो रही हैं। तो यानी कि एक्सपोर्ट्स जो $20 अरब की थी वो मेरे अंदाजे के साथ जून तक $24 से $25 बिलियन की इसमें बढ़ेंगी। $5 बिलियन आपको वो एक्सेस है, $5 बिलियन आपको वर्कर रेमिटेंसेस से एक्सेस है। आप ऐसे ना कि सिंपल इसको सिंप्लीफाई ना करें। सर हुकूमत ने $1 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है आपका, करंट अकाउंट का सरप्लस है, ये $95 करोड़ का। ये
ये हुकूमत को बहुत, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है और पाकिस्तान लेकिन की शौकत तरीन साहब जो नया है वो कह रहे वो हैं सर 3-4 साल मैं मुआशरत देखिए का पाकिस्तान का यही मसला है, वो पहले भी बात है कि पॉलिसी को तसलसल तो हम रखना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मैं बात करता हूँ, मेरे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के तकरीबन 300 केसेस हैं, ठीक है। किसी एक केस में भी नुकसान नहीं है, नुकसान तो दूर की बात है, विंड फॉल प्रॉफिट्स, मैं इसको कहता हूँ छप्पड़ फाड़ के कमाई हो रही है। जीरो रेटेड सेक्टर को फिर उसमें इजाफा करने की जरूरत है। सर जीरो रेटेड सेक्टर के तो इस वक्त बैकबोन तो वही है ना, एक्सपोर्ट में भी वही आ रहा है। और इस बजट में मैं कहता हूँ मिनिमम टैक्स रजीम के ऊपर नजरसानी की जाए, इसके रेट को या नीचे लाया जाए, या फिर इसको अगर यही रेट रखने हैं तो इसको फाइनल टैक्स रजीम में ले जाए। इनकम टैक्स में जो अपील के और स्टे के बड़े मसाइल हैं उनको किस तरह दूर किया जा सकता है? कमिश्नर अपील्स को आपने 60 दिन का इख्तियार दिया हुआ है और इनवेरिएबली हमें हर केस में, चूंकि वो 60 दिन के बाद स्टे नहीं देता, हमें इनवेरिएबली उसको जाना पड़ता है हमें ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक है। इसमें कानून की तरमीम की ज़रूरत है कि 60 दिन वो होने चाहिए जिसमें मेरी कोई हेयरिंग फिक्स हो, ठीक है। और हेयरिंग फिक्स होने के बाद जितने दिन CIR अपील साहब या साहिबा डिसीजन में लें उस 60 दिन में से उसको लेस किया जाए। और दूसरा जो ऑनलाइन अपीलें हैं इनके साथ खुदारा इस बजट में मैनुअल अपीलों को 1 साल का टाइम दिया जाए, साइड बाय साइड चलाएं, या पहले अफसरान को तरबियत दी जाए, तरबियत ऑनलाइन के जो चेक करें अपील को और आप राब्ता करें। बात फिर मैं अपने छोटे भाई को भी और आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर लिटरेट अफसर कितने हैं आपके, ये खाली कंप्यूटर को खोल लेना या गेमें खेल लेना ये कंप्यूटर लिटरेट नहीं है लोग। उसके बकायदा सिस्टम को, अपील को अपलोड करना, अपील को वहां पर फाइल करना, अपील को वहां पर फैसला करना, ये एक बकायदा यकीन करें वो अफसरों ने स्टेनोज के वाले कर दिए हुए हैं, उन बेचारों के तो बस का काम ही नहीं है। तो अल्लाह का नाम है, अभी तो ट्राइब्यूनल की भी जजमेंट आ गई है, हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ गई है कि मैनुअल अपीलें अलाउ की जाए। मामून निसार साहब, जो एक बैंकों से रकम निकलवा ली जाती हैं, बैंक अटैच कर लिए जाते हैं, टैक्स पेयर को पता नहीं चलता, इसमें भी कोई बेहतरी गुंजाइश आपको नजर आती है? इस बजट में कोई बेहतरी की तरफ आ सर जाए? सेक्शन 140 के अंदर बेटरमेंट होनी चाहिए। एक्स पार्टी जो है ना सेक्शन 140 के ऊपर इन्फोर्समेंट मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, मगर ऑब्वियसली नोटिसेज अब जो गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए तो वो उसकी तरफ जाएंगे, अटैचमेंट की तरफ। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया है कि लोगों को तो पता ही नहीं होता, ठीक है, कि उनके सिर्फ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट 140 की पावर्स को स्टॉप कर देनी चाहिए, जो अटैचमेंट की पावर्स है। ठीक है। इसमें अपील का जो आपने जिक्र किया उसमें मैं उमर भाई की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसको ना ऑप्शन दे देनी, ये फैसिलिटी थी जी जी, ये एक फैसिलिटी थी कि फैसिलिटेट कर दे, हम जैसे जो प्रैक्टिशनर्स हैं टैक्स के, हमें फैसिलिटेट कर दें, हमने दिन में 3 4 5 अपीलें फाइल करनी है, चलें अच्छी बात है, हम लोग ऑनलाइन कर दें। ठीक है। सियालकोट में गुजरांवाला में बैठा बंदा जो है वो कई दफ़ा इंटरनेट का इशू है, कोई और मसला है, वो हर बंदा वहाँ पे अपील ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकता। तो इसकी वो अंदर रहते हुए भी इन्होंने कहा है, मकरम साहब की जजमेंट है, ट्राइब्यूनल की, हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन आ गई, अभी भी यहाँ पर नहीं ले रहे। क्या मसला है? ब्यूरोक्रेसी का इशू क्या है? तो एक भाई क्यों नहीं मान रहा? एपेलेट फोरम को आपने जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिद्दत की तरफ जाने के बजाय मसाइल हल होने के बजाय मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मेरी आज की रेट थी शाहिद करीम साहब के आगे लगी हुई थी, इनकम टैक्स रिफंड की ही। ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो एक हमारे पास ऑप्शन है कि जब आपका इनकम टैक्स रिफंड 60 दिन में डिसाइड नहीं होता तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपील फाइल करें कमिश्नर अपील के लिए। ठीक है। वो वहां पे फोरम ही नहीं खोल रहा, मैंने उसके अगेंस्ट रेट की थी। अच्छा मामू साहब, वो ऑप्शन नहीं देता, वो मुझे अपील करने की ऑप्शन नहीं देता, और ऑनलाइन के अलावा वो मैनुअल नहीं। तो मुझे हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ी कि मेरी मैनुअल अपील को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी मेहरबानी। तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ टैक्स रेट कम होने चाहिए, हमारे यहाँ टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनकी शरह भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम टैक्स बजट को भी पूरा करना चाहते हैं, अहदाफ पूरा करना चाहते हैं, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं, फिर किस तरह मुमकिन, किस तरह है? हुकूमत क्या सहूलत दे या अवाम क्या हुकूमत को प्रपोजल दे, इस पे हम सर कोई सहूलत ना दे, मैं कहता हूँ कोई सहूलत ना दे। वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह दौरा किया था उधर का, एक सरप्राइज दौरे मारे ना FBR चेयरमैन के ऑफिस में और RTOs में, क्या हो रहा है? जी जी, क्या कर रहे हो? कितने नए टैक्स पेयर हैं? नए टैक्स पेयर्स की सर लिस्ट बननी चाहिए। सर में साल बाद डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट लेनी चाहिए आपने, साल बाद नहीं सर, जो हालात है हमारे, या 3 माह बाद का, 14 दिन बाद रिपोर्ट लें कितने टैक्स पेयर नए ऐड किए हैं। जी जी सर, जब टैक्स पेयर नया ऐड होगा रेट्स कम आएंगे, करंट टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम होगा। देखिए ज्यादा, आप एक टैक्स पेयर जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है या जो रिटेलर है, जो वही बंदा टैक्स भरी जा रहा है, और उसका मुसलसल गिला ये है कि मेरे साथ वाला फाइलर नहीं है।
हाँ, वो 40 साल से ना टैक्स कलेक्शन सिर्फ हो रही है, टैक्स कल्चर को नहीं फरोग दिया टैक्स गया। बजट वही रहने दें, हम्म। टैक्स रेट कोई नया टैक्स ना लगाए, लेकिन हुकूमत पूरी मशीनरी को टैक्स बेस पे लगा दे। रिवैम्प करें। आपने सिर्फ टैक्स बेस को बढ़ाना मशीनरी को है। रिवैम्प करें, मशीनरी के अंदर चीजें करें। सर मैंने तो एक तजवीज़ दी थी कि खुदा के वास्ते ये तो पता चल जाए कि कमिश्नर कौन है और इंस्पेक्टर कौन है, इनकी वर्दियां पहनवा दें इनको। जी जी, कानून में वर्दियां इनकी, अच्छा, वर्दियां नहीं पहनते सर। ज़ाहिर पहले वर्दी को पता कैसे चलता है। ठीक है जी, अब मैंने कहीं जाना है तो मैंने वर्दी पहन के जाना है तो मेरा रैंक पता चल जाएगा ना। वहाँ बड़े अफसर के पास जाते हैं, मसाइल जल्दी हल हो जाए, लेकिन FBI का तो कानून उल्टा है। अब अफसर के पास जाने से पहले छोटे से मिल लें, ये मसला पहले है। मामला ऊपर हल हो जाएगा, ऊपर जाने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहले बड़ा अफसर मिलता ही नहीं है। मिलता जी, वो नहीं मिलता है। नहीं है, वो मिलता उसकी नहीं है। मीटिंग्स नहीं खत्म वो होती कहता हैं, मेरे जिसके IEC पास से चले मिलना है। अच्छा, इसमें मैं उमर भाई की जो है ना वो गाइडेंस भी चाहूँगा इसके अंदर। वो भी इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो हमारा हेयरिंग कल्चर है, हमें हेयरिंग कई दफ़ा कॉल होती है डिपार्टमेंट से डिफरेंट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। हम हेयरिंग पे जाते हैं तो मैंने कई दफ़ा हेयरिंग्स की हैं। मैं उमर भाई माशाल्लाह सीनियर है, मैंने हेयरिंग्स की हैं एक फाइलों के पलंदे पे खड़े होकर अपने फाइलिंग खोल के। वैसे उमर साहब ये भी लम्हा फिक्रिया है, जो डिपार्टमेंट पूरे मुल्क को चला रहा है टैक्स वसूली करके, सर बात ये यानी कि उसमें वहाँ पे सहूलत नहीं है। देखें बात और फिर हम देखो FBI को बुरा भला भी आपकी- कहते हैं, लेकिन देखो उनका अफसरान के पास बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं है, अपने बंदे को बैठाने के लिए जरूरत नहीं है। कागज नहीं है उनके पास, फिर क्या, फिर प्रिंट आउट किस तरह? निकालने के लिए कागज नहीं है उनके पास। ये आपको मैं बताऊं, बात ये दो तरफा है। सहूलियात का फुकदान है अफसरों को सहूलियात का फुकदान है, बट दैट डज नॉट मीन क्यों नहीं देखिए आप तनख्वाहें फिर सारे मुल्क की बढ़ानी, ये बात ना करें। ये एक मुल्क में मसावत रखनी है ना, अफसरों की तनख्वाहें नहीं खाली बढ़नी, फिर सबकी बढ़नी है। लेकिन बहरहाल उस डिबेट में मैं आज नहीं जाऊंगा। मेरा यहाँ पर आपको बजट प्रपोजल सेक्शन 140 जो रिकवरी को डील करता है, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया था उसके ऊपर। उसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर 140 इनिशिएट करा रहा है, वो अपना सर्टिफिकेट दे कमिश्नर के पास एक सर्टिफिकेट दे के जनाब मैंने ये चेक कर लिया कि कोई रेक्टिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, कोई स्टे पेंडिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग नहीं है, और वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जिम्मेदारी ले, उसके ऊपर ऑफेंस बने अगर वो गलत सर्टिफिकेट दे रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। आप मेरे अकाउंट, मैंने कई अपीलें जीती, मेरे अकाउंटों में से पे ऑर्डर लेके बनवा के, मेरे चीफ कमिश्नर के पास गया तो उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने पे ऑर्डर वापस कर दिए। लेकिन बात है जब मैं अपील जीत गया हूँ तो आप मेरे अकाउंट से पे ऑर्डर कैसे बनवा सकते हैं? ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपका सबसे जो अहम बजट प्रपोजल मेरा है ना, वो ये है कि डिसिप्लिनरी कमेटी बनाए। डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर ताजर के 2 नुमाइंदे हों और 3 FBR के नुमाइंदे हों। जिस अफसर की 3 असेसमेंट्स जो बुरी तरह पिट जाएं या अपीलों में खारिज हो जाएं, उसको उस डिसिप्लिनरी कमेटी के हवाले किया जाए। उसकी तरक्की रोक दी जाए। सर वो पहले एक्सप्लेन करे कि उसने किस बेस पर ये असेसमेंट्स की थी, ये ताकि ये जो आपका जो अफसरान के दरमियान चेक एंड बैलेंस लाने के लिए कोई ऐसी कमेटी लाजमी होनी बेपनाह चाहिए। इख्तियार तो खत्म होना चाहिए। 65B ग्रीन फील्ड एरिया की जब अब थोड़ी देर पहले हमसे आपसे बात हो रही थी, ये खत्म होना चाहिए, बहाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसा देखें, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को फिर ब्यूरोक्रेसी ने चीट किया है। उन्होंने कहा जी हम टैक्स एग्जम्पशंस विड्रॉ कर रहे हैं। भाई टैक्स एग्जम्पशंस विड्रॉ कर लो, पर जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो विड्रॉ कैसे किए जा सकते हैं? 65B की वजह से पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्री लगी है कि आपकी सोच से बाहर है। देखें, टैक्स कलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, लेकिन रोज़गार देना और कारोबार चलाना और मुल्क के अंदर हालात बेहतर करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन बदलने की ज़रूरत है। ठीक है। ग्रीन फील्ड के अंदर इन्होंने लिखा है कि उसमें से कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इसे एक प्रोजेक्ट लग गया जी जी, तो आपकी तो ग्रीन फील्ड का मसला बन जाएगा। आप इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अफसर शाही को भी मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, खुदा का खौफ करें। सेक्शन 8 और एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के जो मसाइल हैं उनको कौन सेक्शन आप 8 बता ऑफ दें? सेल्स टैक्स की आप बात कर रहे हैं। असल मसला क्या है? इनपुट एडजस्टमेंट्स का। एक्सपोर्टर के साथ बड़ा जुल्म होता है। उसको भी कहा जाता है कि तो 90% से ज़्यादा अपना इनपुट नहीं एडजस्ट कर सकता। भाई वो तो एक्सपोर्टर है। आप खाम खा का एक बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ, बैकलॉग मत क्रिएट करें। मैं फिर कहूँगा कि ये सिंगल स्टेज करें, ये इनपुट आउटपुट वाला रफड़ी प्राइस बॉन्ड खत्म किए गए हैं। आगे कोई इस बजट में उसमें आप देख रहे हैं कोई दूसरी जगह मतलब चीज लाई जाएगी? पाकिस्तान में हुकूमत को शायद इदराक, मेरा ख्याल है प्राइस बॉन्ड एक ऐसा लोन था जो हुकूमत को 3% या 2 या 3% में मिला हुआ था। इट्स नॉट अ बैड लोन। सिर्फ वो बेनामा करैक्टर ख़त्म करना था, वो कर रही है आप, लेकिन आपको साथ फिर लोगों को सहूलत का भी सोचना पड़ेगा। ये इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ एमनेस्टी प्रॉपर्टी की देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं प्राइस बॉन्ड ख़त्म करें। ये दोनों मेयार एक जैसा रखें। जी मामून साहब, 1 मिनट है सर। सर इसमें प्रपोजल सर मेरी बड़ी शॉर्ट सी ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो।
ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस से मुराद मेरी ये है, कुछ सेक्शंस में जिनमें इनकी लिमिटलेस पावर्स हैं, उन पावर्स को लिमिट किया जाए। पहले नोटिस के बाद एक टाइम फ्रेम दिया जाए कि तुमने इस वक्त तक नोटिस डालना है। ये जो प्रैक्टिस शुरू हुई हुई है कि जब टाइम बार्ड शुरू होती है लिमिटेशन, जो इस साल की टाइम बार्ड होगी उसके ऊपर ही काम होगा, तो करंट नोटिस पे काम नहीं होता। ये जो है ये तरीका खत्म होना चाहिए। रिप्लाईज पे रिप्लाईज हमारी तरफ से जाते हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया जाता जब तक जो जोन के जो ऑफिसर्स हैं उनका मूड नहीं होगा, फाइल टेकअप नहीं होगी। ठीक है। हेयरिंग रूम्स का एक नोटिफिकेशन आया भी हुआ है और उस पर इन्फोर्समेंट नहीं होती, उसको कोई किसी तरीके से कोई इन्फोर्समेंट हो, जी जी, कोई फ्लोर बनाया जाए, कोई कमरा बनाया जाए, हेयरिंग रूम अलॉट किया जाए, हेयरिंग का टाइम अलॉट किया जाए, सही है। कोई लिस्ट लग दी जाए ताकि हमें पता हो कि हमने हेयरिंग जाके अटेंड करनी है, जैसा अदालतों में होता है। दूसरी बात से यहाँ अदालतों में होता है। कमिश्नर अपील्स फोरम के ऊपर सर मेरी गुजारिश है आपके मिनिस्ट्री से भी, वजीर आजम साहब से, जो टैक्स का बजट इस दफा बनाएंगे, हाथ जोड़ के गुजारिश है कमिश्नर अपील के फोरम को खत्म कर दें या फिर उसको एपेलेट फोरम बनाएं। कमिश्नर अपील साहब खुद डिपार्टमेंट का जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पर कोई डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, ना ऑफिसर आता है, ना हम पूछ सकते हैं ऑफिसर से। कई दफा ऐसे है कि एडजर्नमेंट दे दी गई, एडजर्नमेंट टाइम दे दिया गया, जी हम आपको रिकॉर्ड देंगे, उसके दौरान फैसला कर दिया गया। जब हम कहते हैं कि एडजर्नमेंट, ये मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, जी जी, जब हम लेटर जमा कराते हैं तो उस पर वो साइन कर देते हैं, हम कहते हैं सर स्टैंप लगा दे, नहीं जी स्टैंप नहीं, साड़ी होगी एडजर्नमेंट। डिपार्टमेंट कमिश्नर अपील के फोरम पे जाके मुकर जाते हैं, कहते हैं हमने तो दी नहीं है, तो झूठा डॉक्यूमेंट है। सर 420 68 71 का पर्चा होता जे कि मैं डॉक्यूमेंट फर्निश कर रहा हूं, फेक डॉक्यूमेंट, इसका मतलब मुझ पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं मैं फेक। मेरे 2-3 दफा ऐसे मसला हो चुका कि यार डॉक्यूमेंट नहीं, मैं कहा जी आप आए उसको कहें वेरीफाई करें। उसने समन किया है, सरगोदा के अंदर चीफ कमिश्नर अपील थे, उन्होंने कहा था समन किया, उसने कहा यार आओ ना जरा बताओ, ये वो कहते हैं एडजर्नमेंट लेके गए हैं, शायद मैंने दी होगी सर। सर वहां पर कंपलसरी करें, इस फोरम के ऊपर के डिपार्टमेंट आए, डिपार्टमेंट का नहीं कर सकते वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए, वो नहीं कर सकते वकील अपॉइंट हो, लीगल एडवाइजर्स हाईकोर्ट भी तो जाते हैं ना जब, सही बात। ठीक है जी। एडिशनल कमिश्नर्स अगर ट्राइब्यूनल में पेश हो सकते हैं, डीआरस हो सकते हैं, तो डीआरस इधर भी आ सकते हैं। मोहम्मद साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उमर इकबाल ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसल वीडियो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।